हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शालिनी डिलेट क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, डेली क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो आप सब? आपको क्लास अच्छी लग रही है? हम आज की इस वीडियो में आपको जो मैटर देने जा रहे हैं, जो चीज़ें समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, आज की ये क्लास हमारी इंटरेस्टिंग होगी और काफ़ी अच्छे कंटेंट के साथ मैंने सोर्स को कंटेन किया है कि आपको अच्छी चीज़ें डिलीवर करूं। आपको एक टॉपिक के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो सही मिलना चाहिए। ठीक है, यही मेरा एक उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊं और बताऊं। आप सभी शानी डेट क्लास साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, ना कि इन चैट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे तो मैं आपको चीज़ें क्लियरली बता पाऊंगी। जो भी लोग नए हैं उनका स्वागत है शालिनी डिलेट क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा पिन करके टेलीग्राम का। ज्वाइन करेंगे तभी आपको सारे अपडेट मिल पाएंगे जो मैं यहाँ पर नहीं शेयर कर पाती हूँ। नोट्स हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं। ठीक है, होपफुली ये क्लास इंटरेस्टिंग होगी, इन तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। हमने साइंस का पहला चैप्टर किया था और पहले चैप्टर का टेस्ट भी कर लिया था। हमारा पहला चैप्टर एक तरीके से कंप्लीटली तैयार हो चुका है, बस आपको अब रिवाइज करना है। नोट्स मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दी है, मेहनत से अच्छी नोट प्रिपेयर करके दी है, सब कुछ बढ़िया दिया। अब आपको रिवाइज करना है। आज की ये क्लास जो है यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकेंड। एक एक चैप्टर करेंगे, एक एक चैप्टर का टेस्ट करते चलेंगे। ठीक है, आज की इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहला चैप्टर जो दूसरा है वो है, नाम है मृदा तथा फसलें, सॉयल एंड क्रॉप। हमको इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है फुल डिटेल में। काफ़ी लेंदी होने वाला है क्योंकि मैंने आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज शेयर करने की पूरी कोशिश की है। आप देख सकते हैं ये है मिट्टी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पहला थॉट माइंड में आता है कि मिट्टी किसे कहते हैं, यानी कि मृदा, यानी कि सॉइल इन इंग्लिश। क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे आप लिख सकते हैं या आप बता सकते हैं, ये यहाँ पर आपको समझना होगा। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक, कार्बनिक एंड नॉन कार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं, यानी कि मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी अर्थ के ऊपरी सरफेस पर मोटे, बारीक तरीके से, मध्यम प्रकार के कार्बनिक, जिसमें कार्बन के एलिमेंट हो, नॉन कार्बनिक, ये मिश्रित कणों का एक समूह है, संगठन, संयोजन होता है, जिसको हम मृदा कहते हैं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछते हैं या आपको आता है आपके पेपर में तो आप ये बात बता सकते हैं कि मृदा किसे कहते हैं, तो आपको 2 लाइन में ये आंसर लिख के अपना आंसर पूरा कर देना है। ठीक है, मृदा की ऊपरी सतह पर मिट्टी होने पर प्रायः जो परत प्राप्त होती है उसे चट्टान या सैल कहते हैं। यहाँ पे एक हल्की सी बात ध्यान रखिएगा कि मिट्टी के ऊपरी सरफेस पर जो ये मिट्टी के ऊपरी सतह से जो मिट्टी की ऊपरी सरफेस है उसको हटाओगे, अगर आप हल्का सा साफ करोगे या काटो छाटोगे तो हटाने पर जो एक लेयर अगेन मिलती है, जो एक दूसरी परत आपको प्राप्त होती है, उसको चट्टान या सैल कहते हैं। कभी कभी थोड़ी गहराई पर चट्टान भी मिले, और अगर आप और नीचे हटाते जाएंगे, सरफेस साफ करते जाएंगे तो आपको बड़े बड़े पत्थर चट्टान देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल इस कॉन्सेप्ट ने आपको क्या समझना था कि मिट्टी किसे कहते हैं, तो हम यहाँ पे एक राइट आंसर आपको बता दिए। चलिए आगे, मिट्टी कैसे बनती है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अभी मिट्टी बन कैसे रही है ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, अर्थ पर रहते हैं, भूमि से जुड़े हुए हैं, धरातल पे हमारा पैर है, तो हमें उनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। धरातल पर प्राकृतिक तत्वों के समुच्चय जिसमें जीवित पदार्थ तथा पौधों को पोषित करने की क्षमता होती, उसे मृदा कहते हैं। एक नई बात यहाँ पर है कि धरातल पर, सरफेस पर प्राकृतिक तत्व, जो ये नेचुरल एलिमेंट होते हैं, इनका जो समुच्चय यानी कि इनका जो कंसंट्रेशन है, इनका जो संयोजन है, जिसमें जीवित, जिसमें लिविंग सब्सटेंस, लिविंग मैटर भी इन्वॉल्व है, पौधों को पोषित करने की क्षमता भी उन्हीं तत्वों के अंदर होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप मिट्टी में पौधा लगाते हो, आप जो है वहाँ पे खाद पानी डाल रहे हो, लेकिन बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो आप उनको नहीं दे रहे हो, वो उनको मिट्टी से मिल रहा है। ठीक है, तो वो पौधों को क्या करते हैं, पोषित करते हैं। ठीक है, उसे हम मृदा कहते हैं। करेक्ट है? एनी प्रॉब्लम, एनीवन? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैं 1000 टाइम बोलती हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा। ठीक है, चलिए, मृदा एक परिवर्तनशील और विकास उन्मुख तत्व है।
ये एक चेंजेबल सब्सटेंस कह सकते हैं जिसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती। इसमें एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा पदार्थ है जो मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम अपक्षय की प्रक्रिया से शुरू होती है। इरोजन होता है ना, सुना होगा, सॉइल इरोजन इन इंग्लिश। ठीक है, अपक्षय की क्रिया से शुरू होती है। अपक्षय या अपरदन के कारकों का चट्टानों में विघटन होता है। अपक्षय या अपरदन के जो कारक होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, उनका चट्टानों में विघटन होता है, वो टूटते हैं, चेंज होते हैं चट्टान के रूप में। चट्टान के अपेक्षित पदार्थ में रंध्रों में कुछ वायुमंडलीय गैसें पाई जाती है। जैसे दो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, दो बड़े बड़े सब्सटेंस, उनके बीच में हल्की सी दरार होगी, हल्का सा कुछ सांस जाने का, ऐसा वायुमंडल एटमॉस्फेरिक गैसों को पास होने का कुछ मतलब उतना वो बराबर तो रहते नहीं है कि कोई एक समूचा कोई स्ट्रक्चर हो, उनमें इतना हल्का फुल्का होल देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसमें वायुमंडल गैस का जो जाना आना, जैसे नाइट्रोजन पास हो गया, ऑक्सीजन पास हो गया इत्यादि का समावेश हो जाता है। वर्षा वाले क्षेत्रों में इन रंध्रों में जल घुस जाता है। जब ये जैसे जहाँ पे ये पत्थर पाए जाते हैं, जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, रेनी सीजन का एरिया नहीं है, तो वहाँ पे ये पत्थर ऐसे बने हैं, लेकिन उनमें ये गैस का आना जाना, रहना, पास होना बना है। लेकिन जहाँ पे बारिश हो रही है वहाँ पे क्या होता है कि इन्हीं छेदों में पानी घुस जाता है, इन्हीं होल में पानी प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जिसमें कई निष्कृष्ट पौधे भी कभी कभी होता है कि जब जैसे छत पे देखिए, या जहाँ पे हल्का सा टैप वैप रहता है ऊपर के एरिया में, कहीं पे भी है, टंकी है या जो भी चीज़ें होती, अगर वहाँ पे पानी हल्का सा भी रिस रहा है, गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पे आप देखिए तो आपको जो है पीपल का पेड़ अक्सर जमने को देखने में, वो पॉलिनेशन के कारण जो है पीपल का पेड़ मोस्टली देखने को मिलता है। बहुत सारे छोटे मोटे जंगली पेड़, या तो वहाँ पे कोई बिया चला गया, जैसे गेहूँ वगैरह धुला जाता है, या कोई अनाज का, कोई भी दाल वगैरह का, चने का, किसी चीज़ का बिया का उसके थोड़ा सा ह्यूमिडिटी मिले तो वहाँ पे देखिए पेड़ जम जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि उन चट्टानों के पास भी जब नमी हो जाती है तो कोई ना कोई वहाँ पे पक्षी बैठ गया, हवा चल गई, कुछ भी हो गया, वहाँ पे एक नया पौधा जन्म ले लिया। ठीक है, जैसे काई और लाइकेन, ये तो आप देख ही रहे, दोनों अपने आप जम जाते हैं, दोनों लिविंग होते हैं। और इनके निपेक्षों में के अदर कोई सूक्ष्म जीव भी आश्रम, ये लाइकेन और ये काई भी रहते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई जो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी वहाँ पे आश्रय पा जाते हैं और पनपने लगते हैं। ठीक है, चलें आगे, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए देखिए, जीव एवं पौधे के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। जीव की डेथ हो गई, जीव मर गया या पौधे डेड हो गए, तो उनका वो जो कचरा है, जो पौधे हैं या जो उनका डेड बॉडी है, वो ह्यूमस के रूप में कलेक्ट होने लगता है। ह्यूमस को कलेक्ट करने में हेल्पफुल हो जाते हैं, तभी तो खाद बनती है ना। खाद कैसे बनती है? वो सारी सारी पत्तियां हैं या प्याज के छिलके का कवरेज होता है, या लीफ जो येलो लीफ हो जाती है, वो सब कलेक्ट करो, धीरे धीरे उस पर हल्का सा पानी का बूंद छिड़का, कुछ पड़ जाएगा, या तो बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, आप उनमें हल्का छिड़क दो तो वो खाद में चेंज हो जाते हैं। प्रारंभ में सूक्ष्म घास फर्न की वृद्धि होती है और बाद में पक्षियों द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष और झाड़ियाँ उगने लगते हैं। वहाँ पे जहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी वहाँ पे ये सब जमने लगा। कभी कभी देखिए जैसे गोबर रहता है, गोबर पड़ा रहता है, वो खाद के रूप में चेंज हो गया, तो उसमें भी अगर जैसे बारिश जब हो जाती है तो वहाँ पे मशरूम टाइप का कुकुरमुत्ता जिसको कहते हैं, वो देखिए उसी आकार में, इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, शायद स्पंज कहते हैं या स्पॉन कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं, मुझे क्लियर नहीं, फर्न कहते हैं आई थिंक, देख के बता दूंगी। तो वो उसका प्लांट जो सफ़ेद सफ़ेद होता है वो बहुत ज़्यादा जम जाता है, या उस पर ऐसे ही अजीब कोई खाद में बहुत सारे अनाज के बीज चले जाते हैं, तो उन सब के भी पौधे हल्के हल्के से जम जाते हैं। पौधे की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं, बिल बना के जानवर कणों को ऊपर ले आते हैं और पत्थरों का जो अंबर है वो छिद्रमय हो जाता है, स्पंज की तरह हो जाता है। ये चट्टान की बात बता रहा है। ठीक है, चट्टान में सब जब जमने लगेगा तो फटने लगेगा, धीरे धीरे चटकने लगेगा। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण परिपक्व खनिज जीवोत्पद युक्त मृदा का निर्माण, धीरे धीरे वो चट्टान वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके रिस करके फटने लगती है, फट के वो अंतोगतो मिट्टी में चेंज हो जाती है, मिट्टी में वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे मिट्टी का बड़ा सा ढोका देखिए, बड़े बड़े ढोके मिट्टियाँ भी आती है, तो वो देखिए हल्का पानी पड़ा, कुछ हुआ तो वो धीरे धीरे करके पानी पड़ता तो कटने लगती हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे चलिए अब देखिए, मृदा का निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा होता है। अब ये 5 मूल कारक क्या है, इनके बारे में डिटेल से समझेंगे।
वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्लास को अटेंड करिए, हर चीज़ को समझते हुए चलिए। भाग कर अगर आप बढ़ा कर देखेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। देखिए, जलवायु। जलवायु यानी कि क्लाइमेट इन इंग्लिश मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है क्लाइमेट, ठीक है। मिट्टी को बनाने में क्लाइमेट की सबसे अहम भूमिका होती है। मृदा के विकास में संलग्न जो कंसंट्रेशन होता है वो विभिन्न विभिन्न अलग अलग जलीय तत्वों का होता है, ठीक है। जैसे वर्षा है, वाष्पीकरण की बारंबारता है, ठीक है, वेपराइजेशन का प्रोसेस, अवधि है, आर्द्रता है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, नमी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे जलवायु में आई, क्लाइमेट में, क्योंकि जैसे ये मिट्टी का बनना, बारिश हुई तो मिट्टी कट कट के बह के आई, ठीक है। वेपराइजेशन हुआ, मिट्टी वेपराइजेशन के आर्द्रता हुई, टेम्परेचर हुआ, तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इनको बनाने में अपना एक अहम रोल निभाते हैं मिट्टी को। दूसरा, मृदा निर्माण में सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक होता है, इनएक्टिव सब्सटेंस होता है, इनएक्टिव कंपोनेंट होता है। मृदा निर्माण के गठन और संरचना सेल निरपेक्ष के खनिज और रासायनिक संयोजन पर निर्भर होते हैं। ये जो मिट्टी का निर्माण होता है, कभी कभी से बहुत सारी चीज़ें केमिकल कंपोजिशन पर भी डिपेंडेंट हो जाती हैं, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर है, इनमें जो खनिज है, इनमें जो रासायनिक तत्व हैं, वो सारे केमिकल सब्सटेंस जो हैं, जिन स्थानों पर मृदा नहीं होती है, अर्थात परिपक्व नहीं होते, जो मैच्योर नहीं होते, जो धरातल दलदल एरिया हो जाता है या गिरने लगते हैं, धंसते हैं, वहाँ मृदा का मूल सेल के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे, देखिए मैं आपको बताऊँ तो कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे कभी आप बोरिंग करवाइए, पानी का जो हैंडपंप होता है, और वहाँ पे अगर केमिकल कंपोजिशन मिट्टी के साथ सही नहीं है तो अगर कभी कभी ऐसा चांस होता है कि वो बोर जो है वो बैठ जाता है, ठीक है। अक्सर जो लोग बोरिंग करवाते हैं, ये घरों पे जो होती है छोटी मोटी बोरिंग, वो नहीं, जो खेतों के लिए होती है, अगर उनका केमिकल कंपोजिशन मिट्टी के साथ अच्छा नहीं है तो लेकर बैठ जाता है धड़ाम से, वो मतलब 10 फुट 8 फुट 9 इंच ऐसे लगभग बैठ जाता है, ठीक है, एक गड्ढे टाइप का। तो वही चीज़ें हैं कि कंपोजिशन अगर घनिष्ठ संबंध नहीं होगा तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। देखिए, मूल सेल की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरे के निष्क्रिय नियंत्रण कारक होते हैं। जो खड़ी खड़ी चट्टानें होती है, जो बहुत रेतीली मट्टी जैसी होती है, एकदम टाइट होती है, तीव्र ढालों और क्षेत्र में मृदा छिछली और सपाट क्षेत्र में मृदा गहरी और मोटी होती है। हर जगह पे अलग अलग एरिया पे मिट्टी का जो टेक्सचर होता है वो अलग अलग पाया जाता है, कहीं मोटी, कहीं पतली, कहीं लेयर बहुत पतली होती है, कहीं बहुत चिकनी होती है, अलग अलग चीज़। निम्न ढाल वाली स्थलाकृतियों में देखा जाए अगर, तो जहाँ पे अपरदन मंद या जल का परिश्रवण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण के लिए बहुत अनुकूल होता है। कभी कभी कहीं पे जो एरिया ऊपरी एरिया होते हैं, जो स्लाइड करते हुए एरिया रहते हैं, वहाँ पे जब पानी का फ्लो होता है या पानी बरसता है तो मिट्टी कट कट के उनका बहाव अच्छा हो जाता है, फिर वो एक जगह जाके कलेक्ट हो जाता है। डेल्टा का निर्माण पढ़ा है आपने, ज्योग्राफी का सेक्शन होता है, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, ऐसे ही सॉइल इरोजन के कॉन्सेप्ट से ही लगभग मिलता जुलता होता है, जिससे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जब आएगा कॉन्सेप्ट तो बताएंगे आपको कि डेल्टा कैसे बनता है। देखिए, फोर्थ, जैविक क्रिया मृदा और जैव पदार्थ नमी धारण करने की क्षमता तथा नाइट्रोजन आदि जोड़ने में सहायक हो जाते हैं। जो जैविक क्रियाएं होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, वो मिट्टी को, जो बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं, नमी को बनाने की क्षमता, नाइट्रोजन आदि को जोड़ने में सहायक मिट्टी में इन्वॉल्व करने के लिए मृदा पौधे पृथ्वी और मृत पौधे जो डेड प्लांट होते हैं वो मिट्टी को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं। ह्यूमस क्योंकि मिट्टी में सड़ गल के वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी और गर्म जलवायु की मिट्टियों के अंतर्गत पाया, दोनों में अलग अलग, जैसे क्लाइमेट होगी ठंडी की मिट्टियाँ अलग होंगी, गर्मी टाइम के अलग देखने को मिलेंगे, उसमें कुछ सब्सटेंस तब, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे जो एलिमेंट अलग अलग सीजन में अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, उसी तरह से ये क्लाइमेट का जो एक रोल है वो मिट्टी में बहुत अहम भूमिका को निभाता है, ठीक है। फिर देखिए, मृदा निर्माण में समय बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, एक फैक्टर है। मृदा निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं को लगने वाले जो समय की अवधि होती है वो मृदा की परिपक्वता और उसके प्रोफाइल यानी कि पार्श्विक के विकास का निर्धारण करती है। मतलब ये है कि जैसे अभी मिट्टी पकी नहीं है, कैसे समझ जाते हैं आप, अभी मिट्टी पकी नहीं है, मिट्टी अभी जो है सही नहीं हो जाए। खेत के लोग जो खेती करते हैं ना, उनको इसी का काफ़ी ज़्यादा अनुभव होता है कि जुताने के बाद हवा लग गई मिट्टी में कि नहीं लग गई, कितने लेवल जुताना है, कितने का तमाम काम करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, मिट्टी का कैसा टेक्सचर है, क्या सरफेस होगा, बहुत सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और होना भी चाहिए, ठीक है। आगे चलें, क्लियर है।
चलिए, हमने मिट्टी का निर्माण अच्छे तरीके से देख लिया कि क्या हमको पढ़ना था, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछेगा कि मिट्टी क्या है तो आपको बताना होगा, मिट्टी कैसे बनती है तो आप इसमें 2-4 पॉइंट जो भी आपको समझ में आए सही तरीके से आप ये बात लिख सकते हैं, ह्यूमस के द्वारा और जलवायु के द्वारा, चट्टानों के द्वारा, बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे बनाकर लिख सकते हैं उचित तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है मृदा का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ बातें जानते हैं, ध्यान से समझते हुए चलेंगे, अच्छे से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। जो भी कॉन्सेप्ट करेंगे इतना मस्त सॉलिड परफेक्ट करेंगे कि हर चीज़ें हमारी इसी वीडियो में क्लियर हो जाए, सिर्फ आपको रिवाइज करने को बच जाए। मैं आपका साथ दे रही हूँ तो आपको भी मेरा साथ देना होगा। अभी हमारा जून का ही समय चल रहा है और हम सेकंड चैप्टर पे अच्छे से कर लेंगे। आप सब पंचुअल हो जाइए। आप सब लाइक नहीं करते, व्यूज़ तो रहते हैं बट आप सबके लाइक बहुत कमज़ोर, बहुत ज़्यादा ही कम रहते हैं। ठीक है, तो फिर मेरी भी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है। आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं भी आपके साथ पंचुअल होकर आपकी क्लासेस को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, और मैटर्स को मुझे ढूंढना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, टाइप करना पड़ता है, तो वक्त लगता है। तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मेरे लिए एक लाइक और एक कमेंट तो आप सभी करके जाया करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ नई बातें। लाइक करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन क्रिएट रहेगा। आपके लिए कंटेंट और मैटर और सब्सटेंस, आपके ये सिलेबस इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारा भी थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए मृदा में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। मिट्टी में ये बात सभी को पता है कि बहुत सारे कार्बनिक, नॉन कार्बनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। ठीक है, मृदा के कारण चट्टानों से मृदा का जो फॉर्मेशन होता है वो चट्टानों से टूटकर बनते हैं, ये भी हमें पता है। विभिन्न प्रकार में पाए जाते हैं। मृदा का संयोजन उन चट्टानों की किस्म पर निर्भर करता है जिनके टूटने से मृदा बनती है। ये जो सॉइल होती है, ये सॉइल अलग अलग चट्टान जो होती है बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, तो ये उन किस्म पर डिपेंड करता है कि जो चट्टान टूट कर मिट्टी के फॉर्म में चेंज, सारी चट्टान नहीं चेंज होती है। ठीक है, कुछ कुछ ही चट्टानें हैं जो चेंज होती हैं। विभिन्न भिन्न पदार्थ, जीवाणु, खनिज से बनी होने के कारण मृदा की भिन्न भिन्न भौतिक रासायनिक विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं। चलिए आगे चलते हैं, कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात है खनिज कण, मिनरल्स पार्टिकल्स। ठीक है, क्या है यह समझते हैं। मृदा मुख्य रूप से 3 प्रकार के, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मृदा मुख्य रूप से 3 प्रकार के कणों से बनी होती है। वो 3 कण कौन है? रेत से, कंकड़ से और मृत्तिका यानी कि चिकनी मिट्टी से बनी होती हैं। मृदा का प्रकार तथा बनावट इन्हीं कारणों पर निर्धारित, जो मृदा का प्रकार होता है कि मृदा किस प्रकार की है, उनकी बनावट कैसी है, इन्हीं 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। यही 3 फैक्टर बता देते हैं कि मिट्टी कैसी होगी। ठीक है, तो ये रहे खनिज कण जो मिट्टी में पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ, नॉन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, क्लोराइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सब क्या है? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अकार्बनिक पदार्थ है। ये ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न बन जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि अकार्बनिक पदार्थ को छाटिए, तो आपको छाटना होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और वो 3 फैक्टर जो बताया कि रेत है, कंकड़ है और चिकनी मिट्टी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदा का रंग, उसमें उपस्थित रासायनिक पदार्थ, जो मिट्टी का रंग अलग अलग होता है, अलग अलग टेक्सचर पाए जाते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस की प्रेजेंस के कारण ही पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मिट्टी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आपको बताना होगा रासायनिक पदार्थों के कारण होता है। गॉट इट? मैंने आपको सही तरीके से समझाई, एक पैराग्राफ से मस्त क्वेश्चन बताया कि क्या आपको अराइज हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए अब देखिए, यहाँ पे तीसरा है कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि ह्यूमस। जंतु, एनिमल्स, वनस्पति, जो आपके वेजिटेशन की विभिन्न क्रियाएं, जो अलग अलग एक्टिविटीज इनकी है, के द्वारा नष्ट होने से तथा उनके अपघटन से, मतलब कि जंतु की डेथ हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो गई, सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं, और छोटे छोटे प्लांट हैं, ये सब इनके खत्म होने से, इनके डेड हो जाने से जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, कोई प्लांट सूख गया तो वहीं पर खत्म हो जाता है। जंतु, वनस्पति की पूर्णता, अपघटन, जो उत्पाद को हिम्मत दे, जंतु ये गोबर वगैरह जो कर देते हैं, इन सब चीज़ों से इनको ह्यूमस बनाने में ज़्यादा कलेक्शन मिल जाता है। और कार्बनिक पदार्थ मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते इन कंपैरिजन टू कार्बनिक पदार्थ। कार्बन वाली चीज़ें वो ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, इसकी धारण क्षमता को भी बढ़ाते हैं। जैसे आप अपने खेत में डीएपी, यूरिया डाल के उसको अपनी फसल को पैदा कर सकते हैं, ये बात अच्छी है, लेकिन वो बहुत नुकसानदायक भी हो जाती है आपके सॉइल की उर्वरकता के लिए भी, आपकी फसल की उर्वरकता के लिए आपकी। लेकिन अगर आप उस जगह 4 ट्राली अपने खेत में आप गोबर डलवा दो तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलें आगे, क्लियर है। दूसरा देखिए,
फिर यहाँ पे है नेक्स्ट है सजीव प्राणी लिविंग बीइंग। केचुए मृदा खोदकर, जो केचुए अर्थवर्म होते हैं, ये मिट्टी को पोली कर देते हैं। इनको छेद छेद कर ये ऊपर बाहर निकलते रहते हैं। देखिए ये मृदा के कणों के साथ मृतक कार्बनिक पदार्थ को निकल जाते हैं, मतलब उनको निकालते रहते हैं, उनको पलटते रहते हैं। केचुए शरीर में जो मल प्राप्त होता है वह मल मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है। केचुए के शरीर से जो उनके जो कार्बन जो उनका जो एक्सक्रीशन का सब्सटेंस होता है, मैटर होता है, वो मिट्टी की उर्वरकता को बहुत बढ़ाने में मदद करता है। उनकी जो पॉटी होती है केचुए की, जो पौधों के पोषक तत्वों को से भरपूर होती है, पौधों को जो तत्व देना है उन्हें एकदम भरपूर रहता है, बहुत अच्छी मात्रा में रहता है। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, ये बात हम बहुत समय से जानते हैं। प्रकृति का हलवाहा भी कहा जाता है किसको? केचुए को। इस बात को ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया, फफूंद सभी सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम एनीवन? उम्मीद है किसी को नहीं होगी। बहुत अच्छे तरीके से समझाने का पूर्ण प्रयास मैंने अपनी तरफ से किया है। चलें आगे चलें। चलिए कुछ और बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा आज का टॉपिक यहाँ पर है मृदा की बनावट। ठीक है, टेक्सचर ऑफ सॉइल। हमें ये भी समझना है यहाँ पर क्या बातें कही गई है। जब हम मिट्टी की बनावट के बारे में बात करते हैं तो हम विभिन्न आकारों के कणों को संदर्भित करते हैं, अलग अलग फैक्टर्स को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं और यह मानते हैं कि इनका जो कण है, जो पार्टिकल्स हैं, उसमें रेत है, सिल्ट है, क्ले है, ये सब अलग अलग क्लासिफिकेशन के साथ अपनी भूमिका को निभाते हैं, जो प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में अलग अलग अनुपात में अलग अलग रेशियो में पाए जाते हैं। कोई कम, कोई ज़्यादा, कोई और कम, वैसे ये इस प्रकार 3 प्रकार की मिट्टी की पहचान की जाती है। 3 प्रकार की वेरियस मिट्टी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है लगभग। सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट है बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी, जिसको हम इंग्लिश में सैंडी सॉइल कहते हैं। बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी से अगर कुछ पूछता है आपको तो दोनों एक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्या कहा जा रहा है इनके बारे में, इसको हम ध्यान से देखेंगे। चलिए, यह 45% मिट्टी, 30% गाद और 25% रेत। ये जो गाद है ना, ये जो गाद की बात यहाँ पे कही गई है, ये आपका जो मलबा होता है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, और रेत पार्टिकल आपके थोड़ा सा गोबर या आपने सुना होगा पांस आती है एक, आप मुझे पांस को इंग्लिश में मिला नहीं वरना मैं आपको बताती। एक पांस आती है, मैंने सुना है, देखा भी है, मेरे यहाँ खेतियाँ होती है तो मुझे इस चीज़ की नॉलेज है काफ़ी ज़्यादा। तो पास एक आती है, हल्का भुरभुरी रहती है, एकदम लगेगा ही नहीं, जैसे गोबर का ही टेक्सचर, हल्का टेक्सचर रहता है, फाइन पार्टिकल टाइप का। ठीक है, यह पानी और पोषक तत्वों को बरकरार रखता है, लेकिन इसकी छिद्र कम होते, जो छेद होते हैं इनमें, होल होते हैं, वो कम होते हैं, जिसका मतलब यहाँ पर है कि जल निकासी अच्छी नहीं। जब आप किसी मिट्टी में भुरभुरी नहीं है या उसमें छेद का काम कम है कि पानी हवा कम आसपास आए जाए, तो वहाँ पे निकासी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जल्दी से जल विहीन हो जाता है, जल्दी से पानी हट जाता है, सोख लिया जाता है। और उन पौधों के बीच में जो अच्छा प्रतिरोधक करते हैं, हम भूमध्य सागर के मूल के लोगों की अगर बात किए जाए तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाती है उस एरिया में। जैसे बादाम के पेड़ हैं, कारोबार के पेड़ हैं, ठीक है, कारोबार का पेड़ होता है, अंजीर के पेड़ है, जैतून के पेड़ है, तो ये सारे जो पेड़ होते हैं ये इन्हीं मिट्टियों में पाए जाते हैं। इनका जो उत्पादन है इन्हीं मिट्टियों के आसपास ज़्यादा एरिया में, भूमध्य सागर का जो एरिया है, लोकेशन है, वहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि इनकी जो मिट्टी है वो इस तरीके की होती है और ये इसी मिट्टी में पनपते हैं, उसी में बढ़ते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए, ये देखिए कुछ इस तरीके की होती है, दिख रहा है आपको? ये देखिए, ना मिट्टी लग रही है पूरी तरीके से, ना ही पूरा गोबर लग रहा है, अलग अलग चीज़ों से बालू वगैरह भी लग रहा है हल्का हल्का, देखिए सफ़ेद सफ़ेद टाइप का। तो यही है बलुई मिट्टी, जिसको हम रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है दोमट मिट्टी, जिसको हम लूमी सॉइल कहते हैं। अब इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझते हैं। दोमट मिट्टी में अधिक पोषक पदार्थ, बहुत सारे पोषक सब्सटेंस, अधिक नमी, अधिक ह्यूमिडिटी जो होती है और अधिक ह्यूमस होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। दोमट मिट्टी में पानी कोठा में रहने की क्षमता, मतलब को यहाँ पे है कि स्टोर होने की, कोठा से मतलब क्या है, कंजर्व होने की, पानी को सोख के रखने की क्षमता ज़्यादा होती है लोमी मिट्टी, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है दोमट मिट्टी। ये देखिए कुछ ऐसी रहती है। आप अगर वो कुछ देखे होंगे, जैसे कि वो आता है कोकोपिट आता है प्लांट को लगाने के लिए, तो देखिए उसमें आप पानी डालिए तो वो काफ़ी टाइम तक एब्जॉर्व करके रखता है, लगता है कि उसका टेक्सचर जो है वो गीला गीला है, उसी टाइप का। ठीक है, चलिए फिर देखिए यहाँ पे है चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल। चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल जो है क्ले बनाने के लिए होता है, आप समझ ही रहे हैं। चिकनी मिट्टी में कानों में बहुत कम मात्रा में ह्यूमस पाया, इनमें जो है बहुत ही कम मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है
और इस मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ये पानी को बहुत ज़्यादा ही अब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यह हवा को नहीं बांध पाते, लेकिन हवा को नहीं रोक पाते हैं। यह मिट्टी बहुत ज़्यादा ही चिपचिपी होती है, चलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है और इस मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में नवल पाए जाते हैं जो फसल को उपजाऊ। नवल एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो फसल को उपजाऊ बनाने में बहुत मदद करता है। ये चिकनी मिट्टी टाइप की जहाँ पे एरिया होते हैं वहाँ पे अगर बारिश हो जाती है तो अगर आप चले तो आपका पैर गया, कन्फर्म है। ये थोड़ा सा एरिया देखने को मिलता है, इतना स्लिप करता है। ये क्या करता है, आपका जो स्लीपर है, आप चल रहे हो, आपका स्लीपर उसमें मिट्टी में चिपक जाएगा और आप प्रयास करोगे या तो आपके चप्पल टूट जाएगी, ऐसा होता है, ठीक है। चप्पल आपका धंस जाएगा, या तो आप उसको एक चप्पल को बल लगा खींचने के प्रयास में आगे आप बढ़ोगे, वो आपका पैर खट से स्लिप करता है। इस मिट्टी में चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये हवा को नहीं रोक पाते हैं, लेकिन इनमें जो होती है ना, पानी को रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसीलिए देखिए जो ऊपर बहुत सारे विंडोज़ जो ऊपर के एरिया में लगाए जाते हैं, जिसको हम अपने घरों की ममटी कहते हैं, वहाँ पर देखिए एक विंडो हवा पास होने के लिए लगाई जाती है। तो वहाँ पर देखिए जो कांचों को चिपकाया जाता है वो इसी मिट्टी के हेल्प से चिपकाया जाता है, क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्व कर लेते हैं अच्छे तरीके से। समझ में आई बात, क्लियर है? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। हर चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छा मैटर आपके साथ शेयर करूँ और बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है? यहाँ तक मैंने आपको बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से बताई। ये देखिए, ये ऐसी होती है, ये आपको दिख रहा है, एक इमेज है। मैं आपको इमेज इसलिए लाती हूँ ताकि आप इंटरेक्ट कर पाए, चीज़ों को देख पाए। देखिए कैसा है, हवा घुस रही है लेकिन पानी का एब्जॉर्प्शन थोड़ा दिख रहा है ना। अभी आप पैर रखिए तो आपके चप्पल की जो छाप होगी वो यहाँ पर छप जाएगी, ठीक है। अब हम इसके आगे यहाँ पर कुछ चीज़ें और दी गई हैं। देखिए कॉन्सेप्ट में क्या है। अब हम पढ़ेंगे मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है, मिट्टी के प्रकार क्या है, इनके बारे में फुल डिटेल में समझेंगे। पहली है जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। दूसरी है काली मिट्टी, जिसको हम ब्लैक सॉइल कहते हैं। तीसरी है लाल और पीली मिट्टी, जिसको हम रेड सॉइल और येलो सॉइल भी कहते हैं। फिर है लेटराइट सॉइल, जिसको हम लेटराइट मिट्टी कहते हैं। शुष्क सॉइल, एराइट सॉइल होती है। लवण सॉइल, सलाइन सॉइल होती है। तो 6 प्रकार की मिट्टियाँ हैं जहाँ पे हमको फुल डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको 6 प्रकार की मिट्टी के बारे में बताया। मिट्टी के प्रकार आप देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे। बेसिक आपके प्रश्न में जो आएगा वो यही है, हम यही 6 यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है क्योंकि चीज़ें आपके सिलेबस में दी गई हैं और इससे प्रश्न बने हैं, इसीलिए मैंने ये चीज़ ली है। अब हम चलिए आगे चलते हैं और एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए सारी मिट्टियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मिट्टी का जितना कॉन्सेप्ट है वो आज के इस वीडियो में यहाँ पर ही ओवर हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस का कंटेंट बहुत बड़ा है और चीज़ें आपको मैं फुल डिटेल में छोटा छोटा अगर समझाऊंगी, छोटा छोटा आपको कंटेंट दूंगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं बड़ा इसलिए आपको दे रही हूँ ताकि आप उसमें से चूज़ करके अच्छे से आंसर राइट कर सके और समझ सके कि आपको क्या बताना है, ठीक है। हम अब यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक मिट्टी के बारे में फुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो मिट्टी के बारे में यहाँ बात की गई है वो है जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, इंग्लिश में उसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। आइए जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का कॉन्सेप्ट क्या है या क्या होती है, इनके बारे में आपको क्या आंसर राइट करना होगा। यहाँ पर दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कवरेज एरिया कवर किया है जिस मिट्टी ने वो है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जिसे दोमट मिट्टी या कछार की मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43.4% भाग पर पाई जाती है। इस मिट्टी के निर्माण में नदियों के निक्षेपण की क्रिया से किया गया काम ज़्यादा होता है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है। इनमें जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो प्रेजेंस होता है वो बहुत कम होता है। और नदियों के निक्षेपण का मतलब आप समझ रहे हैं कि नदियाँ जब बहाव के साथ बहती हैं, बहुत जैसे ज्वार भाटा आया या बहुत बड़ी बड़ी लहरें आई तो वो अपने साथ बालू, कंकड़, पत्थर, मिट्टी लेके आती हैं, तो साइड साइड में वो उनको छोड़ती हुई जाती हैं, आगे बढ़ती हैं और किनारे किनारे वो छोड़ती हुई जाती हैं, ठीक है। जिस स्थान पर जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है वहाँ पर फसल के उत्पादन के लिए यूरिया खाद डालना बहुत, जहाँ पर ये जलोढ़ मिट्टी की प्रेजेंस एक्सेस ज़्यादा होती है वहाँ पर यूरिया की खाद को डालना, अगर खेती कोई कर रहा है तो यूरिया खाद को डालना उसके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। देखिए ये है, ये कुछ ऐसा एरिया होता है जलोढ़ मिट्टी का। आप देख रहे हैं ये नदियाँ यहाँ पे ये बह रही है, तो ये साइड साइड में ऐसे जो है कछार इसीलिए होता है ना कि साइड साइड में होता हुआ चला जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या बातें हैं। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना की मात्रा अधिक होती है। इसमें पोटास और चूना इनकी मात्रा अधिक नहीं पाई जाती है। इसके साथ ही जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से ही भारत में उत्तर मैदान जो होता है, भारत का जो उत्तरी एरिया है, गंगा का क्षेत्र, सिंध का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गोदावरी का मैदान, कावेरी का मैदान, ये नदियाँ जो है इन्हीं से लगभग बनी हुई हैं। तो ये बात आपको मैंने जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताई। प्रेजेंस याद रखिएगा, क्या प्रेजेंस है क्या नहीं है,
ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अब बात आती है काली मिट्टी की, देखते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या है ये जानते हैं। भारत में जलोढ़ मिट्टी के बाद सबसे अधिक मात्रा में अगर दूसरी कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो है काली मिट्टी। इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देखा जाए तो ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है। एरिया कवरेज के अगर प्लेस पर देखा जाए तो दूसरे पे आएगी। काली मिट्टी का सबसे अधिक उपयोग भारत में महाराष्ट्र के राज्य में और दूसरे स्थान पर गुजरात में होता है। महाराष्ट्र और गुजरात में ये ज़्यादा होती है, इनका प्रयोग वहाँ पे ये ज़्यादा पाई जाती हैं। और दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेगुड़ या रेगुर नाम से भी जाना जाता है। इनका दूसरा नाम आप ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। देखिए इनका टेक्सचर कुछ ऐसा होता है, दिख रहा है। ये है आपके सामने यहाँ पर काली मिट्टी। चलिए आगे। काली मिट्टी में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक नहीं पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस नहीं पाया जाता, इसमें भी नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इनमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक नहीं होती है। काली मिट्टी का उपयोग सबसे अधिक कपास के लिए, ठीक है, रुई कपास को उत्पादन के लिए काली मिट्टी का सबसे अच्छा यूज़ किया जाता है। बहुत सारे अलग एग्जाम में प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही मिट्टी में धान की खेती भी अच्छी होती है। जहाँ पे काली मिट्टी वहाँ पे जो है आपका राइस का जो पैडी होता है, राइस नहीं, पैडी का फॉर्मेशन भी जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके अलावा काली मिट्टी में मसूर की जो दाल है, चना, ये सब की उपज भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। आगे चले, काली मिट्टी भी देख लिया। अब देखते हैं लाल मिट्टी, रेड सॉइल। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत में लाल मिट्टी ने अपना तीसरा स्थान बताया, 3rd पोजीशन पर है, ठीक है। ये भारत में 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और लाल मिट्टी का विस्तार इतना ज़्यादा है। वहीं इस मिट्टी का निर्माण जो है ग्रेनाइट की चट्टान जो है, जो ग्रेनाइट के रॉक्स हैं उनके टूटने से होता है, ठीक है। उनका जो विखंडन होता है तो उनसे ये लाल मिट्टियाँ बनती हैं। लाल मिट्टी तमिलनाडु के राज्य में, तमिल एरिया में, साउथ के साइड पे ये वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती हैं और लाल मिट्टी के लिए बहुत सारे खनिज में पाए जाते हैं। देखिए ये कुछ ऐसी होती है, दिख रहा है, देखिए ये कुछ रेड रेड कलर की होती है, लाल मिट्टी है, ठीक है। देखिए लाल मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक नहीं पाई जाती। लगभग मिट्टियों में देखा जा रहा है, अभी तक हमने जितनी मिट्टियाँ पढ़ी सब में नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं पाया जाता, जो कि पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड Fe2O3 पाया जाता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, केमिकल जो ये है, गलत मत करिएगा, प्रश्न आता है, जिसकी वजह से इसका रंग जो है वो लाल होता है। लाल मिट्टी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी नहीं होती है, ज़्यादा बहुत फसल इसमें नहीं उगाई, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वही इसमें लगाई जाती है। इस मिट्टी पर एकदम मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, मक्का, ये सारी चीज़ें होती हैं। कोई वैसी खास फसल सब्जी वब्जी नहीं होती है इसमें। इसके अलावा इस मिट्टी में धान की भी खेती अच्छी तरीके से की जा सकती है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे। अब बात आ जाती है पीली मिट्टी की। भारत में केरल राज्य में सबसे अधिक पीली मिट्टी, केरल के एरिया में भी साउथ का एरिया है, ठीक है, वहाँ पर भी पीली मिट्टी के एक्सेस प्रेजेंस देखने को मिलती है। जिस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है उसके साथ ही उसकी मिट्टी में अधिक वर्षा हो जाती है। जहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर साथ ही उसमें जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण, अधिक वर्षा के कारण लाल मिट्टी के जो रासायनिक जो केमिकल एलिमेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो अलग हो जाते हैं, वो उनसे डिफर हो जाते हैं, पानी मतलब उनमें भर जाने के कारण, उन पर गिर जाने के कारण, जिसकी वजह से मिट्टी का जो रंग है वो पीला दिखने, लाल से वो पीले में चेंज हो जाता है। पीले में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। देखिए ये कुछ इस तरीके की पीली पीली मिट्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे पीली मिट्टी, लाल मिट्टी मैंने क्लियर कर दी। चलिए आगे देखते हैं कुछ और मिट्टियों के बारे में। आएगा प्रश्न, ध्यान रखिएगा, और मैं टेस्ट लूँगी तो बहुत सारे क्वेश्चन राइज करूँगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, सभी ध्यान से पढ़ेंगे। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल इसको कहते हैं। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लेटराइट मिट्टी का चौथा स्थान है, ठीक है। यह मिट्टी भारत में 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड दोनों इनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना, कार्बनिक तत्व ये सब में नहीं पाए जा रहे हैं। लेटराइट मिट्टी में चाय और कॉफ़ी की फसल ज़्यादा होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन सी फसल किस में होती है, इसका प्रश्न ज़्यादा बन रही है। ये देखिए कुछ ऐसी है ये। चलिए फिर कहते हैं, इसलिए भारत में लेटराइट मिट्टी असम, कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्य में, असम के एरिया में, ये सब साउथ के एरिया हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। यह मिट्टी पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। इस मिट्टी में काजू की फसल ज़्यादा होती है, काजू मुझे भी बहुत पसंद है। देखिए फिर यहाँ पे है क्या, पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। अब इनके बारे में क्या है ये देखते हैं। पर्वतीय मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसमें कंकड़ और पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं। पर्वतीय मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना की भी कमी पाई, इसमें भी पोटास कम है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र जैसे नागालैंड में झूम की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ये प्रश्न आपके सीटेट में आएगा, ध्यान रखिएगा। झूम की खेती कहाँ होती है, नागालैंड में होती है।
पर्वतीय क्षेत्र में सबसे अधिक जो है गरम मसाले की खेती होती है। गरम मसाले आप समझ रहे हैं ना, तेज पत्ता, क्लोव्स, लौंग, इलायची। ये केरल के राज्य में भी होता है, यहाँ पे भी गरम मसाले, दालचीनी, ये सब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ पहाड़ी मिट्टी ऐसी होती है। क्लियर है? शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, शुष्क यानी कि ड्राई। ठीक है, और यहाँ पे बात कही जा रही है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें घुलनशील लवण, नमक जो होता है, सॉल्युबल सॉल्ट, एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। पोटास की मात्रा हर जगह कम देखी जा रही है, यहाँ पे फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्व जो कार्बन एलिमेंट है उनकी मात्रा अधिक नहीं होती है। ठीक है, नाइट्रोजन इसमें भी नहीं है। यह मिट्टी तिलहन के उत्पादन के लिए, जो तिलहन की चीज़ें होती हैं जैसे सरसों हो गया, ठीक है, जिनसे तेल निकलता है, उन सब के लिए ये ज़्यादा अच्छी होती है। देख रहे हैं आप रेगिस्तान वाली शुष्क मिट्टी, देखिए कैसी है। मरुस्थलीय मिट्टी में अच्छी फसल का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपके पास जल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, बाजरा, रागी की फसल हम इसमें कर सकते हैं। फिर है लवड़ी मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। लवड़ी मिट्टी को क्षारीय मिट्टी या रेत मिट्टी या ऊसर मिट्टी या कल्लर मिट्टी भी कहा था। नाम याद रखिएगा, प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा, तो कोई नहीं कहेगा कि यार मैंने नहीं पढ़ाया था। ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, मैंने नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया ताकि जो बताऊं सॉलिड बताऊं। जिस क्षेत्र में जल की निकासी सुविधा नहीं पाया, जहाँ पे जल ऐसे जहाँ पे एरिया होता है जहाँ पे पानी का बहाव नहीं पाया जाता है, उस क्षेत्र की जो मिट्टियाँ होती है वो क्षारीय मिट्टी हो जाती है। वैसे मिट्टियों के में सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत, इन मिट्टियों में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की जो प्रेजेंस होती है वो बहुत ज़्यादा अधिकता में देखने को मिलती है, जिससे वह मिट्टी क्षारीय हो जाती है। और क्षारीय मिट्टी का निर्माण समुद्र के तटीय मैदानों में अधिकतर देखा जाता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी बहुत कम मिलती है। तो स्थान आपको याद रखना है, और जो केमिकल एलिमेंट पाया जा रहा है वो ध्यान। ये देखिए ऐसी हो रही है, दिख रहा है आपको, ये लगभग यहाँ पे भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात आ जाती है मिट्टी का प्रयोग। मैंने आपको मिट्टी के प्रकार विद डायग्राम दिखा दिया, फिगर के साथ दिखा दिया कैसे कैसी है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे है एक लास्ट टॉपिक है मिट्टी का प्रयोग। आप मिट्टी को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो सबसे पहला आप एग्रीकल्चर में, ठीक है, इनके बिना होगा ही नहीं। तो कृषि में हम मिट्टी का उपयोग करते हैं। भवन निर्माण, ठीक है, भवन को बनाने, घर बनाने में इनका इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, दिवाली वगैरह जो बनती है, दीपावली पे, ठीक है, दीपावली पे दिया मिलता है, वो सारी चीज़ें होती, कुल्हड़ बनते हैं और गुल्लक बनता है, मूर्तियाँ बनती हैं। ठीक है, औषधि में भी इनका इस्तेमाल, औषधि का मतलब जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। सौंदर्य उत्पादन, आप समझे, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट में भी इनका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। क्लियर है? आज की ये क्लास यहीं तक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक बार हम फटाफट रिकॉल करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, देख लेंगे तो आपका टॉपिक क्लियर रहेगा कि इस क्लास को हमने कितना इंटरेस्टिंग तरीके से शुरुआत की और बढ़िया चीज़ों को हमने कवर अप किया। चैप्टर सेकंड हम देख रहे थे, आज हमने मृदा, फसल, अब यहाँ पे ये तो नाम है, मृदा और फसल जो है नाम है। हमने सॉइल के बारे में पूरा अच्छे से देखा, सॉइल क्या होता है, ठीक है, किसे कहते हैं, कैसे बनती है, ये देखा। फिर हमने यहाँ पर देखा है इसके 5 मूल कारक जो हैं इनको कंट्रोल करने वाले, वो हमने अच्छे से देखा। मिट्टी का जो संयोजन होता है वो भी हमने अच्छे से देखा, क्या है, कैसे है। फिर मिट्टी की जो बनावट थी वो भी हमने अच्छे से पढ़ा, 3 प्रकार की थी, वो भी अच्छे से मैंने आपको दिखाया, विद डायग्राम दिखाया। फिर मिट्टी के प्रकार मैंने आपको बताया कि मिट्टी के प्रकार क्या क्या हैं, और उसके बाद लास्ट में मैंने आपको मिट्टी का प्रयोग बताया कि हम मिट्टी का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। होपफुली ये क्लास इंटरेस्टिंग होगी, समझ में आया होगा आप लोग को, आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। आपके सेकंड चैप्टर में जो मिट्टी का सेक्शन था वो यहाँ पर क्लियर होता है। अब इसके आगे हम फसल का जो टॉपिक है वो देखेंगे फुल डिटेल में। अच्छे से समझते चलिए, पढ़ते चलिए ध्यान से। कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे पूछना होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा है, होपफुली उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा, सही तरीके से मैंने पढ़ाया बताया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। शालिनी डायरेक्ट क्लासेस में ज्वाइन करने का आपका बहुत स्वागत है।